नमस्कार, मैं सुबोध कुमार साहू, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। स्नातक द्वितीय समसत्र में द्रव्य गुण विज्ञान पठनीय है। द्रव्य गुण विज्ञान में कुछ औषधियों का परिचय, स्वरूप, उसके गुण दोष आदि का निरूपण पाठ्यक्रम में अपेक्षित है। उनमें से कुछ का आज हम उल्लेख करेंगे। जैसे कि पहला बताया गया है मंडूकपर्णी। मंडूकपर्णी शतपुष्पाकुल से है। मंडूकपर्णी का लैटिन नाम है सेंटेला एशियाटिका। सेंटेला एशियाटिका, इसको संस्कृत में मंडूकपर्णी, ब्राह्मी, मंडूकी आदि कहते हैं। हिंदी में ज़्यादातर हम लोग बोलचाल की भाषा में बेंगसा कहते हैं। बंगला में उसको थुलकोडी कहते हैं। मराठी में करीवणा, गुजराती में खंड ब्राह्मी, तमिल में वाल्लरिकिरी और तेलुगु में मंडूक ब्राह्मी कहते हैं। तो ब्राह्मी जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, यह ब्राह्मी वही ब्राह्मी है जो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग ज़्यादातर विद्यार्थी लोग भी करते हैं और अन्य लोग भी करते हैं। तो इसका कैसा क्या होता है मंडूकपर्णी का, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा जान लें। उसका परिचय यानी उसका वानस्पतिक वर्णन क्या है। बोलते हैं कि मंडूकपर्णी जो होता है उसका छुप होता है। छुप मतलब झाड़ी, छोटा छोटा पौधा जो होता है झाड़ी जैसा, उसको छुप कहते हैं। इसका छुप जो है वह वर्षायु होता है, यानी कि वर्षा जब होती है तो इसका छुप बढ़ता है। बेंग साग या मंडूकपर्णी या ब्राह्मी जो कहें, इसका छुप जो है वह वर्षायु होता है, जो कभी कभी 2-3 वर्षों तक भी रह जाता है। इसका लंबा कांड जमीन पर फैले रहते हैं, जिसके कारण से प्रत्येक पर्व से मूल, पत्र, पुष्प तथा फलों का उद्गम होता है। कांड मतलब डंडी, तना उसका फैला हुआ रहता है। उसी में क्या बोलते हैं, मूल यानी जड़, पत्र यानी पत्ते, पुष्प यानी फूल और फल का उद्गम होता है, उसी में उत्पन्न होते हैं। इसके पत्ते गोल, लंबे, चौड़े तथा 7 सिराओं से युक्त तिक्त होते हैं। इसके पत्ते खाने में तिक्त होते हैं, गोल साइज का होता है, लंबे चौड़े और 7 सिराओं से युक्त होते हैं। पुष्प छोटे रक्त वर्ण के वसंत ऋतु में होते हैं। इसके पुष्प जो है वो वसंत ऋतु में रक्त वर्ण के यानी लाल रंग के होते हैं, जबकि फल छोटे ग्रीष्म ऋतु में होते हैं, जिनमें चपटे बीज रहते हैं। मूल सूक्ष्म और सूत्रवत होते हैं। इसका जो मूल है यानी जड़ सूक्ष्म और सूत्रवत यानी पतला पतला धागा जैसा होता है। यह भारत तथा श्रीलंका में 2000 फीट की ऊंचाई पर प्रायः नदी और जलाशय में होते हैं। इसके प्राप्य स्थान बताया गया कि भारत में और श्रीलंका में, और खास करके 2000 फीट की ऊंचाई पर नदियों में, जलाशयों में ये होते हैं। अब इसका गुण जरा हम लोग जान लें। मंडूकपर्णी जो है वो लघु यानी पचने में हल्का, तिक्त और कसाय रस से युक्त होता है, और विपाक में ये मधुर होता है, यानी कुछ पक जाने के बाद यह मधुर होता है। शीत वीर्य और मेध्य कारक होता है। मेध्य कारक यानी बुद्धिवर्धक, मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला। लेकिन इसमें एक दोष भी है कि इसके ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने से कभी कभी शीतजन्य वात वृद्धि के कारण मद सिरहासुल, मद यानी कि नशा, सिरहासुल माथे में दर्द, भ्रम और अवसाद उत्पन्न होता है, और त्वचा में लालिमा और कंडू हो जाता है। कंडू यानी फुंसी। ऐसी अवस्था में इसकी मात्रा कम कर देना चाहिए या तो इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। मंडूकपर्णी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में बताया गया है कि मंडूकपर्णी जो है वह तिक्त होने के कारण कफ पैत्तिक विकारों में यह प्रयुक्त होती है। कफ पैत्तिक विकार यानी कफ का रोग या तो पित्त का रोग, कफजन्य रोग जैसे खांसी आती है, सर्दी, खांसी,
पित्तजन्य रोग जैसे बुखार आ जाना, मुख में तीतापन होना, इन सभी में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरा बताया गया कुष्ठ में, व्रण तथा अन्य चर्म रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुष्ठ यानी कुष्ठ रोग, व्रण मतलब जो घाव वगैरह है, और अन्य चर्म रोग यानी चमड़े का जितना रोग है उसमें प्रयोग किया जाता है। और तीसरा बताया गया है कि मेद एवं स्मृति वर्धक होने के कारण इसका प्रयोग मस्तिष्क दौर्बल्य तथा तज्जनित विकारों में प्रयुक्त होता है। मेद यानी मेधा शक्ति बढ़ाने वाला, और स्मृति वर्धक होने के कारण ये जो है मस्तिष्क की दुर्बलता को और उससे उत्पन्न होने वाले जितने जो विकार हैं उन सब में भी इसका प्रयोग करते हैं। और दीपन, दीपन यानी कि जल्दी से भूख लगाने वाला, तो दीपन होने के कारण यह अग्निमांद्य, ग्रहणी आदि विकारों में प्रयुक्त होती है। दीपन होने के कारण यानी कि जल्दी से भूख लगाने वाला होने के कारण, अग्निमांद्य यदि जिसको अग्निमांद्य हो गया हो यानी कि भूख जल्दी नहीं लगता हो, ग्रहणी हो गया, संग्रहणी हो गया हो, उन सभी विकारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हृदय की दुर्बलता तथा तज्जन्य रोग में इसका प्रयोग होता है। हृदय की दुर्बलता, हृदय का जितना रोग है वह, और उससे उत्पन्न होने वाले रोग, इसके अतिरिक्त रक्त पित्त में भी इसका प्रयोग करते हैं। और कफ निसारक होने के कारण काश, श्वास तथा स्वर भेद में देते हैं, यानी कि इसके खाने से जो कफ रहता है बलगम, वह बलगम निकल जाता है। इसके लिए इसका प्रयोग काश यानी खांसी, श्वास का रोग जो है दमा, सांस फूलना आदि का, और स्वर भेद यानी कि वाणी में जो कुछ मधुरता रहती है उसमें कर्कशपन आ जाता है, तो उन सब में भी इसका प्रयोग करते हैं। और प्रमेह में इसका प्रयोग होता है। प्रमेह जो स्त्रियों को होता है उसमें भी यह लाभकर होता है। और स्तन्य जनन तथा स्तन्य शोधन होने से इसका प्रयोग प्रसव के बाद स्तन्य की कमी एवं विकृति में करते हैं। स्तन्य जनन मतलब कि स्तन को बढ़ाने वाला, और स्तन्य शोधन यानी स्तन में गांठ वगैरह हो जाता है या कहीं कुछ हो तो उसको भी ठीक करता है। इसके लिए प्रसव के बाद इसके स्तन्य की कमी और उसकी विकृति का दूर करने के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यह हुआ मंडूकपर्णी। मंडूकपर्णी जिसको हम लोग ब्राह्मी कहते हैं, बेंग साग कहते हैं, मंडूकी कहते हैं, इसके ये गुण हुए। इसके बाद दूसरा एक आता है ऐंद्री। ऐंद्री जो है यह कटुका कुल का है। कटुका, ऐंद्री का लैटिन नाम है वैंकोवा मोनियरी। वैंकोवा मोनियरी, इसको संस्कृत में ऐंद्री कहते हैं, हिंदी में इसको बर्मी कहते हैं, लनीम कहते हैं, बांग्ला में इसको बिरमी कहते हैं, तमिल में इसको नीर ब्राह्मी कहते हैं यानी कि जल में होने वाला ब्राह्मी, तेलुगु में सांब्रांग भी कहते हैं, सांब्राह्मी चट्टू, और कन्नड़ में कहते हैं ओंदेगल, और कश्मीरी भाषा में इसको जर्नव कहते हैं। आंग्ल भाषा में इसको इंडियन पेरिलो कहते हैं। तो यह ऐंद्री कैसा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐंद्री का जो छुप होता है, छुप मतलब झाड़ी, जैसा कि हम पिछले में बता चुके हैं, छुप का मतलब होता है झाड़ी, छोटा पौधा। इसका छुप जो है प्रसारी तथा उपमांसल होता है। प्रसारी मतलब ज्यादा फैलने वाला, और उपमांसल यानी हल्का हल्का गुद्देदार होता है। इसके कांड अति कोमल, सरस, सूक्ष्म रोमस और ग्रंथि युक्त होते हैं। इसके कांड जो है, डंडी, तना, ये जो है अति कोमल, बहुत ही कोमल होता है, सरस मुलायम भी होता है, और सूक्ष्म रोमस, उसमें उसके ऊपर में, उसके तने के ऊपर में हल्का 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 रोमा जैसा सफेद सफेद जैसा दिखता है, और ग्रंथि युक्त होता है। और ग्रंथियों से मूल निकल करके जमीन में लग जाते हैं। इसके प्रत्येक गांठ से, ग्रंथि मतलब गांठ, हर एक गांठ से मूल निकल करके जमीन में लग जाते हैं। और इसी कारण से कांड 2 से 3 फीट ऊंचा होने के बाद भी छोटा और झुका हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि सब में जितना भी गांठ है, हर गांठ से मूल निकला हुआ है, हर गांठ से मूल निकला हुआ है, इसके कारण से वो पृथ्वी में चिपका हुआ है। तो कितना भी ये लंबा होता है तो बीच बीच में गांठ होने के कारण वो पृथ्वी में चिपका रहता है, इसके कारण से इसकी ऊंचाई ज्यादा नजर नहीं आता है, छोटा और झुका हुआ नजर आता है। इसकी शाखाएं 4 से 10 इंच लंबी, पत्ते मांसल
अभिलट्टवाकार होते हैं। इसकी शाखाएं जो है 4 से 10 इंच लंबी होती है। इसके पत्ते जो है वो भी मांसल यानी गुद्देदार जैसे होते हैं और अभिलट्टवाकार, लट्टू के आकार जैसे इसके पत्ते होते हैं। फल जो है इसके अंडाकार होते हैं। पुष्प नीलाभ रक्त या हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इसके पुष्प जो है नीलाभ रक्त यानी नीलिमापन को लिए हुए रक्त है, श्वेत, नीलिमापन को लिए हुए श्वेत वर्ण के अथवा हल्का गुलाबी रंग का जैसा ये होता है। और इसके फल जो है वो अंडाकार होने के साथ साथ तीक्ष्णाग्र होता है। फल जो है अंडाकार होता है और इसका अग्रभाग जो है तीक्ष्ण होता है, तेज होता है। और बीज कोष 2 कोष्ठों में विभक्त होता है। इसका जो बीज कोष है वो 2 कोष्ठ में विभक्त होता है। बीज कोष 2 कोष्ठों में विभक्त होता है जिनमें अनेक अनियमित आकार के पांडुवर्ण बीज होते हैं। इस बीज कोष में बहुत सारे बीज होते हैं पांडुवर्ण के। ग्रीष्म ऋतु में पुष्प और उसके बाद फल लगता है। समस्त छुप तिक्त होता है। इसके बीज छुप जो हैं वो भी तिक्त होते हैं। यह भारतवर्ष में सर्वत्र लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं 4000 फीट की ऊंचाई पर। और विशेष करके गांवों में कुआं आदि के आसपास जहां पानी गिरता रहता है वहां पर और तालाब और नमी नदी आदि में इसका छुप जो है वो देखने को मिलता है। श्रीलंका, सिंगापुर तथा अन्य उष्ण देशों में भी यह पाया जाता है। इसका गुण बताया गया है यह जो है यह लघु होता है। लघु मतलब पचने में हल्का और तिक्त रस युक्त होता है यानी थोड़ा सा तीतापन लिए हुए रहता है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जितने भी जो है औषधि इन 6 रसों में से किसी न किसी रस से युक्त होता है। तो यह इंद्री जो है यह तिक्त रस से युक्त होता है। और इंद्री जो है इस विपाक में कटु उसको पकाते हैं, पकाने के बाद वो थोड़ा कटु उसमें आ जाता है रस। और उष्ण वीर्य मतलब कि उष्णता को देने वाला है, गर्मी बढ़ाने वाला है और मेध्य कारक होता है। मेध्य कारक यानी कि स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इसका भी प्रयोग कफवातज रोगों में किया जाता है। कफ और वात जन्य रोगों में, वात जन्य रोग। तो कफ से होने वाला रोग जैसे कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, कैंसर भी तो कफ का ही कारण कहीं कहीं बन जाता है कभी कभी। वात के कारण क्या बोलते हैं, जैसे गैस्ट्रिक हो गया और गठिया हो गया, कहीं कहीं गांठ वगैरह में दर्द होना, ये वातज रोग हो गया। इन सभी रोगों में भी यह इसका प्रयोग किया जाता है। शोथ वेदना युक्त रोगों में इसका प्रलेप होता है। शोथ यानी कि किसी अंगों का फूलना, सूजन, उसी को शोथ कहते हैं। अंगों का फूलना या सूजन। शोथ जो है वो जैसे दूषित रक्त होता है, पित्त होता है या कफ होता है, वो कुपित होकर के जब वायु से नसों में रुद्ध हो जाता है, नसों में रुद्ध हो जाता है यानी नस को जाम कर देता है, रोक देता है। तो अवरुद्ध हो जाने पर उसमें शोथ होता है, गांठ हो जाता है, तब उसमें जो सूजन होता है उसको शोथ कहते हैं। ये शोथ जो है वो 3 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज और कफज। वातज यानी वात से उत्पन्न होने वाला, पित्तज यानी पित्त से उत्पन्न होने वाला और कफज यानी कफ से उत्पन्न होने वाला। और यह जैसे कि आमाशय में दोष होने से छाती के ऊपर और पक्वाशय में दोष होने पर छाती के नीचे और मलाशय में होने पर कमर से पैर तक के सारे शरीर में शोथ हो जाता है। शरीर के मध्य भाग या सर्वांग का शोथ कष्ट साध्य कहा गया है। और जो शोथ केवल अर्धांग में उत्पन्न होकर के ऊपर की ओर बढ़ता है यह प्राय घातक होता है। वह पांडु आदि रोगों में पैर से ऊपर का असाध्य होता है। स्त्रियों के कुक्षी में, उदर में, गर्भ स्थान में भी शोथ हो जाता है जो कि असाध्य हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के शोथ हैं। तो इन शोथ में भी क्या कहते हैं, इसका प्रयोग होता है शोथ में। और वेदना युक्त रोगों में शोथ यानी कि सूजन हो गया और वेदना यानी कि दर्द वगैरह भी जहां होता है उसमें भी इसका प्रलेप कर देने पर ठीक होता है। और बच्चों के कास यानी कि खांसी तथा फुफ्फुस के रोग, फुफ्फुस यानी फेफड़ा जो है उसका जो रोग होता है
उसके रोगों में भी इसके गर्म लेप किया जाता है, यानी कि उसको गर्म करके लेप लगाया जाता है, तो उससे भी यह ठीक हो जाता है। उन्माद, अपस्मार आदि मानस रोगों में भी इसका प्रयोग होता है। उन्माद पागलपन, अपस्मार चिड़चिड़ापन लगना, उसमें क्या बोलते हैं, भूल जाना, इस प्रकार की जो बीमारी होती है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और यह कफक होने के कारण से काश तथा स्वर भेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कफक ने यानी कफ को नाश करने वाला होता है, इसके लिए खांसी में, स्वर भेद में भी इसका प्रयोग करते हैं। और रक्त विकार में, शोथ में तथा हृदय के दौर्बल्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मूत्र कृच्छ में होता है, मतलब कि मूत्र में कृच्छपन यानी कि अवरोध आ जाना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में यह कष्टार्तव तथा वंध्यत्व में प्रयुक्त होता है। आर्तव जनन जो महिलाओं को होता है, अगर उसमें कष्ट हो तो उसमें भी, और वंध्यापन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कुष्ठ रोग, कंडू आदि चर्म रोग तथा ज्वर में भी यह उपयोगी होता है। और विभिन्न विषयों में इसका प्रयोग होता है। सामान्य दौर्बल्य में भी यह लाभकर है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हर एक औषधि का बहुत सारा गुण होता है। हम लोग किसी किसी गुण को जान करके उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। इसके लिए द्रव्य गुण विज्ञान को स्पेशल यहाँ पर रखा गया है, ताकि हम लोग भी कुछ कुछ औषधियों के बारे में जाने और समय पड़ने पर किसी किसी औषधि का प्रयोग हम लोग अपने लिए करके और स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। तो आज हम लोग यही 2 ही औषधि के बारे में जानते हैं। इसके बाद कल फिर से किसी और 2 औषधि के बारे में जानेंगे, जैसे कि इसके बाद है शंखपुष्पी औषधि है, और शंखपुष्पी के बाद है ज्योतिषमती। तो इन 2 औषधियों के बारे में हम कल बताएंगे। तो आज हम लोग जान गए द्रव्य गुण विज्ञान का मंडूकपर्णी और ऐंद्री, इन 2 औषधियों के बारे में जान गए। इन 2 औषधियों का प्रयोग कैसे किया जाता है और किस प्रकार से यह फायदेमंद होता है, आखिर इन सबों की हमारे पर्यावरण में क्या उपयोगिता है, इसको हम लोग जान गए। धन्यवाद।